सभी का स्वागत है। नमस्ते। आज के इस योग व स्वास्थ्य के कार्यक्रम में योग व आयुर्वेद के रूप में आज हम इसको रख रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य चिकित्सा अधिकारी आदरणीय डॉक्टर धीरज जी उपाध्याय। आप आयुर्वेद के वरिष्ठ वैद्य हैं और पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं राजकीय आयुर्वेद औषधालय में। तो हमें सबको आपके ज्ञान का, आपके अनुभव का लाभ मिल रहा है। पिछले 2 कार्यक्रमों में भी मिला और आज योग व आयुर्वेद के इस कार्यक्रम में फिर से लोगों के, आप सभी दर्शकों के सवाल हम लेकर के और आप ही के सवालों के आधार पर कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप सबको इस कार्यक्रम में विशेष स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तो श्वास पूरा भर के और मंत्र पाठ के लिए आंखें बंद कर लेंगे। गहरे लंबे श्वास। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। तो इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज के इस क्रम को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। तो आप सभी दर्शकों में से ही कुछ जो प्रश्न उठे उन सभी प्रश्नों को मैं आदरणीय वैद्य जी से बारी बारी से उठा रहा हूं। वैद्य जी, एक तो लोगों के कईयों के प्रश्न ये आए कि हम लॉकडाउन में परिश्रम कम हुआ तो हम मोटे हो गए, और मोटे हो गए तो खाया भी वहाँ पर अनियमित रूप से दिनचर्या रही, तो खाया भी बहुत अलग अलग तरह का, जो वर्ष भर नहीं खाते थे वो भी खाया, और परिश्रम का अभाव रहा क्योंकि घर में ही रहे। तो उन लोगों का जो वजन अनियमित रूप से बढ़ने लगा तो उसके कारण से उनको कई कॉम्प्लिकेशंस भी मोटापे के झेलने पड़े। बिल्कुल। और वर्तमान में भी अभी 1.5 साल में भी ये स्थिति है कि वापस अभी शरीर उस बैलेंस में, मीटर में वापस आया नहीं है। सही है। तो ऐसी कौन सी दिनचर्या का पालन करें, आहारचर्या का पालन करें, जिससे कि उनका वजन अब और नहीं बढ़े, और कुछ इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसी कुछ ऐसी तकनीक घर में ही चलाई जाए। जो लोग योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं या बहुत थोड़ा सा कर रहे हैं वर्कआउट, तो भी उनको कैसे लाभ हो जाए। तो आयुर्वेद में कुछ आहार के सामान्य से नियम हो जो लोग घर में ही उसका पालन करके उसका लाभ उठा सकें। देखिए, जो आपने कहा कि लॉकडाउन के अंदर ऐसी स्थितियां आई कि शारीरिक श्रम की अभाव रहा, खान पान में बदलाव रहा, और स्पेसिफिक टाइम लॉकडाउन के अलावा भी यदि हम देखते हैं तो सामान्य तौर पर पिछले 10-20 सालों के अंदर जिस तरह से खान पान का जो बदलाव आया है और शारीरिक श्रम में बहुत कमी आई है, या फिर देखें तो दिनचर्या में बहुत बदलाव आया है, लोगों की ऋतुचर्या में जो कार्य करने चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। इनकी वजह से मोटापा भारतीय समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और इसकी वजह से दूसरी डिजीज की भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसकी वजह से घुटनों में दर्द बढ़ जाता है, बिल्कुल, कमर में आए दिन दर्द हो जाता है, बिल्कुल, आलस से बहुत ज्यादा होता है। सही बात है। तो ये तो कॉम्प्लिकेशंस तो 50 से भी ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, इसके वजह से बहुत दुष्परिणाम शरीर को भोगने पड़ते हैं, और नो डाउट कि है ना, बहुत सारी तकलीफें, व्याधियां, रोग से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। कब्ज भी हो जाता है। कब्ज होगा, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट होगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे कि अभी सारे कोरोना में अफेक्टेड हुए ही हैं, तो बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ सकती हैं। तो हमको चाहिए कि हम है ना इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करें। ये एक पूरी तरह से मैनेजमेंट है जिसको हम दिनचर्या के रूप में ले सकते हैं, ऋतुचर्या के रूप में ले सकते हैं। तो जो मोटापा है, इसके जो मूलभूत जो कारण है
उसके अंदर यदि देखा जाए तो आहार सबसे बड़ा कारण है कि हमारी डाइट का है ना मैनेजमेंट किस तरह का है, हम क्या चीज़ खा रहे हैं क्या चीज़ नहीं खा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा ये है कि हमारा है ना दिन भर का जो वर्क है वो किस टाइप का है, ये शारीरिक श्रम का वर्क है या बैठे रहने का सिटिंग वर्क है, और इसके अलावा डिसिप्लिन के अंदर हमारा कुछ जैसे वॉक है, योग है या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। सोने की स्थिति हमारी कैसी है, बहुत ज़्यादा हमारा कहीं सोने के टाइम में स्पेंड तो नहीं हो रहा है, और एक नियमित जो सोने का काल है 6 से 8 घंटे, उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं। तो मूलभूत तौर पे यदि बिंदुवार देखा जाए तो आहार की बात आती है। आहार के अंदर इस तरह का जो भोजन है, जैसे बहुत ज़्यादा नॉनवेज का सेवन जो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा एग फिश वसा का सेवन, घी का ज़्यादा प्रयोग, तली हुई चीज़ें, फैट वाली ज्यादा चीजें फैट खाते वाली, हैं ना, बिल्कुल। वो ज्यादा मोटापा बढ़ाती है। हाँ, क्योंकि इतनी आसानी से वो नहीं पचती हैं, जब तक वो कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब तक उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे, खर्च नहीं कर पाएंगे शारीरिक श्रम में, तो उसके वो जमा होगी, और जमा होगी तो निश्चित तौर पे मेद की धातु की वृद्धि होगी। तो एग फिश घी का ज़्यादा प्रयोग कर लेना, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना, और इसके अलावा उड़द की दाल, चने की दाल, शेक जितने आते हैं, मैंगो शेक, बनाना शेक, ठंडी चीज़ें, दही, दही की लस्सी, इस तरह का जो प्रयोग है, ठंडा पानी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनका यूज़ बार बार करना, लगातार करना, उससे कहीं जठराग्नि मंद हो जाती है, और जठराग्नि मंद होने की वजह से खाना अच्छी तरह से पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो मेद धातु की वृद्धि होगी। दूसरा है एक्टिविटी की बात करते हैं। यदि उसी रूप में, जिस रूप में खाना खाया है, उस रूप में यदि भोजन को पचाया नहीं गया, तो वो निश्चित तौर पर आगे जा करके धीरे धीरे वसा का संचय होने लगेगा और व्यक्ति को मोटापा आएगा। तो ये तो हमारे छोटे मोटे तौर पर कारण की बात हुई। निवारण की यदि बात करेंगे तो जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं कारणों को यदि हम हटा लेते हैं तो वहीं से उसकी चिकित्सा हो जाती है, वहीं से उसका छुटकारे का उपाय हो जाता है। तो मोटापे को कम करने के लिए 3 चीजें विशेष तौर पर हैं कि आहार की व्यवस्था अच्छे से हो, पहली बात तो ये। और सेकंड नंबर पे आता है कि आपका जो श्रम है, व्यायाम है, या आपका 24 घंटे का जो वर्क है वो प्रॉपर हो। और तीसरा है मानसिकता, कि आपकी मानसिकता, चिंता इसके अंदर ज़्यादा नहीं हो, और आपका सोना वगैरह ये बिल्कुल तयशुदा हो। तो बात आती है आहार के अंदर यदि लेते हैं तो अनाज प्रॉपर, तो अनाज में हमें कौन सी चीज़ों का चयन करना है। पहले तो मालूम ही था कि भारतीय परंपरा में मक्का, बाजरा, जौ इनका नियमित रूप से प्रयोग किया जाता था। तो मक्का और बाजरा सर्दियों की ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मोटा अन्न है और थोड़ा इसमें उष्णता होती है। बाजरे के अंदर मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और प्रकृति से थोड़ा उष्ण होता है, तो सर्दी की ऋतु में इसको उपयोग किया जाता है। इसी तरह मक्का का प्रयोग भी लगभग सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है। जौ की जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है। जौ खाने के अंदर रूखा अन्न कहलाता है, और गर्मी के अंदर अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। और लेकिन अभी देखने की वाली बात है कि अभी कुछ सालों से लोग गेहूं का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अनाज की यदि बात करते हैं और मोटापे से जो प्रोटेक्शन है उसकी यदि बात करते हैं, तो सबसे है कि मक्का, जौ, बाजरे का प्रयोग करना चाहिए। गेहूं का प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए। तो वर्ष भर ही गेहूं खाते रहते हैं। अभी वर्ष भर गेहूं खाने का चलन तो हुआ ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत आई है वो पिसा पिसाया आटा जो मार्केट में मिल रहा है, उसकी गुणवत्ता भी कम होती है और उसको इतना बारीक पीसा जाता है। और पब्लिक की भी डिमांड रहती है कि थोड़ा बारीक आटे का चलन अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत बढ़ा है। और इसका जो नुकसान होता है वो मैं बताऊं कि जो लोग आटा लगाते हैं फिर खाना बनाते हैं, तो आटा लगाते वक्त हाथों में भी वो चिपकता है। जिस बर्तन में आटा लगाया जाता है, गूंथा जाता है, उस बर्तन में भी वो चिपकता है। तो जितनी स्टिकी हो जाता है, बिल्कुल जब स्टिकी हो जाता है और वो चिपकता है, जब हम उसके चपाती दिखाएंगे तो जाकर के पेट में भी, आंतों में भी स्टिकी फॉर्म में चिपक जाएगा, मैदे की तरह से हो गया, मैदे की तरह हो गया। तो ये बड़ा है ना नुकसान पहुंचाता है। और जो ग्लूटेन की एलर्जी है, ये भी इसका परिणाम है क्या, कॉम्प्लिकेशन है क्या? क्योंकि गेहूं के अंदर जो फाइबर है, जब आप ये देखें कि व्यावसायिक तौर पर जो बहुत बड़ी बड़ी चक्कियां हैं और गेहूं को पीसती हैं, तो गेहूं के अंदर जो पोषक तत्व है, विटामिन ई होता है इसमें, और इसका जो फाइबर है वो जल जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी विशालकाय मोटी चक्कियां होती हैं। आपने ये अनुभव किया होगा कि जब हम गेहूं पीसते हैं या कोई सा भी हम अनाज जो को पीसते हैं, तो उष्णता बहुत आती है आटे के अंदर, गर्मी बहुत पैदा होती है। लेकिन एक बहुत लंबे समय तक और बड़ी बड़ी चक्कियों द्वारा जब आटा पीसा जाता है, तो इसका जो ऊपरी तत्व है,
जो इसका फाइबर है वो पूरी तरह से जल जाता है, तो उसका जो उपयोग है, जो उसका लाभ है वो नहीं मिलता है। और अंदर जो स्टार्च है, जो इसका कार्बोहाइड्रेट है वो मिलता है, वो जाकर के चिपकता है बुरी तरह से। तो उसकी वजह से क्या होता है, आंतों के अंदर जो उनकी क्रियाशीलता है उसमें कमी आती है, और दूसरा फर्मेंटेशन होने लगता है, और गैस्ट्राइटिस, वायु विकार, ये बहुत होने लगता है। तो जो पिसा हुआ आटा है वो ज्यादा तौर पे नुकसान करता है। तो जहां तक हो, यदि गेहूं का प्रयोग करना है तो थोड़ा सा मोटे के रूप में, मोटा आटे के रूप में उसका प्रयोग किया जाना, चोकर युक्त आटा लिया बिल्कुल जाए, बिल्कुल मोटा आटा उसमें, है ना? उसका प्रयोग किया जाना ज्यादा उचित है। तो अनाज के बाद में यदि हम बात करते हैं इसी क्रम के अंदर, तो दालें। तो रोजाना के अंदर ये बात ध्यान में रखनी है कि जो दाल है, मूंग की दाल। वैद जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। हमारे दर्शक कुछ लाइव बने हुए हैं, में से एक का प्रश्न भी है। रितु, राकेश जी, चित्रा जी, मुकेश जी, गौतम जी, आप सभी दर्शकों हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे इस लाइव कार्यक्रम में। तो इनमें प्रश्न ये आ रहा है कि यदि मोटे लोगों को दिनचर्या में आहार की दृष्टि से गेहूं में क्या डाल के प्रतिदिन लेना चाहिए? गेहूं में कौन सा अन्न एक दो और डाल सकते हैं जिससे कि वो गेहूं के जो वो है नुकसान नहीं हो? कि वर्ष भर तो हम तो गेहूं ही खा रहे हैं और आदत में हो गया है कि पूरे परिवार में अब गेहूं बन रहा है, हम कैसे विरोध करें? तो एक दो चीजें और कोई डाल सकते हैं क्या जो मोटे लोगों को, ओबेसिटी वाले लोगों को लेनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रश्न है। देखिए कि अभी जो मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो जब मैंने बताया था कि है ना, बाजरा और मक्का तो कैसी है, शरद ऋतु में, है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाना उचित होता है। अभी गर्मी है तो जौ ठंडा होता है, अभी वर्षा काल है, कई बार वर्षा काल के अंदर मौसम ठंडा भी होता है, कई बार वर्षा काल में मौसम में उमस आ जाती है। तो कुल मिलाकर के इसमें जौ का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि ठंडक ज्यादा होती है तो थोड़ा बाजरे का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी मात्रा में गेहूं के साथ मिक्स किया जा सकता है ना। तो वैसे तो देखो, एक इसका रेशो एक सामान्य तौर पर जो है कि गेहूं को 60%, जौ को आप 30%, 30%, और चना 10%, ये रेशो रखना चाहिए। लेकिन कई इस रेशो को बदल भी सकते हो थोड़ा सा, लेकिन एक सामान्य है 60%, यानी कि 10 किलो में से 6 किलो गेहूं, जौ 3 किलो और चना 1 किलो, इस रेशो में इस गेहूं को यूज किया जा सकता है। और जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है, जो मेहनत कर रहे हैं, तो इसके साथ थोड़ा बहुत सोयाबीन भी डाल सकते हैं, प्रोटीन की अधिकता होगी। और कुछ जो महिलाएं हैं जिनमें प्रोटीन की बहुत कमी होती है, तो कुछ मात्रा में 10 किलो के अंदर आधा किलो या 250 ग्राम सिंगाड़ा, वो भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सिंगाड़ा है, सोयाबीन है, ये वायु विकार पैदा करते हैं। तो इनका प्रयोग, यदि किसी को पाचन के अंदर कोई दिक्कत है, तो इनका प्रयोग नहीं करें या कम करें। सुपाच्य के तौर पर देखा जाए तो जौ बढ़िया होता है, लेकिन यदि मौसम में यदि ठंडक है तो जौ कफ बनाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और सबसे ज्यादा यदि सुरक्षित है तो गेहूं के आटे के अंदर आप थोड़ा सा पालक काट के और उसकी चपाती बनाए, पराठा नहीं बनाना है, और फिर उस पे, हाँ, नहीं तो फैट सैचुरेटेड हो जाएगी, और वसा, संतृप्त वसा जो है वो पचने में कठिन होगी, और फिर जाकर के फैटी एसिड डेवलप होंगे। आप उसका पूड़ी पराठे के रूप में नहीं करें प्रयोग। आप गेहूं के आटे को आपने छाना, उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल दी, थोड़ा सा उसके अंदर लौकी घिस करके डाल दें, फाइबर हो गया। थोड़ा सा कभी उसमें ना पालक डाल सकते हैं। और जब सर्दी आती है, मेथी उसमें बहुत हार्ड रहती है, मेथी नहीं, तो वो खाने, जब रोटी सिकेगी तो मेथी है ना और हार्ड हो जाएगी, फिर वो खाया नहीं जाएगा। मेथी का आटा जरूर थोड़ा सा डाल सकते हैं, मेथी को पीस करके पाउडर के रूप में। लोग तो जैसे मेथी के पराठे बना के खाते रहते हैं। हरी मेथी की जो मेथी के पराठे हैं, वो हरी मेथी जो पत्तेदार होती है, वो तो डाली जा सकती है। परंतु सर्दी में, अभी देखो अभी मौसम है, ये मेथी का मौसम नहीं है, सबसे बड़ी बात है। हालांकि आने को तो आजकल बड़े शहरों में और शायद अजमेर में भी हर मौसम में हर चीजें मिल रही हैं, लेकिन यदि बात मोटापे की भी चल रही है और सामान्य स्वास्थ्य की भी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ऋतु है उसमें जो चीजें आ रही हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। वरना एक सबसे बढ़िया है मूली को घिस लिया जाए, ये भी शरद ऋतु में, सर्दियों के अंदर है। मूली सीजन की आती हाँ, जब सीजन में मूली आती है तो मूली को घिस लें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, तो मूली पानी छोड़ती है। उस पानी को भी आटे में लगाएं, उस फाइबर को भी आटे में लगाएं, और उसकी चपाती खाएं, पराठा नहीं खाना है। तो और यदि उसको कुछ उसमें चिकनाई लगाने की जरूरत है, तो चपाती पे घी लगा लें, बटर लगा लें, लेकिन उसको तवे पे घी वगैरह नहीं लगाना है, तेल वगैरह तवे पे नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है।
तो इस तरह से एक और इससे संबंधित वैसे जी एक प्रश्न आ रहा है, खाना खाते ही फ्रेश होते हैं, इसका कोई उपाय बताएं। खाना खाते ही फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो कोलाइटिस जैसे लक्षण हो गए करीब करीब, हाँ, तो ये क्या है? ये इसको ग्रहणी रोग कहते हैं, जहाँ पर इस तरह की तकलीफ आती है कि खाना खाते ही व्यक्ति को शौच के लिए जाना पड़ रहा है, तो अपच की शिकायत होती है। जठराग्नि मंद होने की वजह से इस तरह की शिकायत होती है कि खाना खाने के बाद अपच होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रैक्टिस ये करें कि आप रात का खाना कम से कम सोने से 3 घंटे पहले करें। दूसरा, खाने के जो नियम है कि पानी को आप थोड़ा सा लेट पिए, गुनगुना पानी लें, और खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद जब आप पानी पिए तो थोड़ा नींबू निचोड़ करके गुनगुने पानी के अंदर उपयोग में लें। हरी सब्जी जिनमें फाइबर है उन चीजों का ज्यादा प्रयोग करें, जैसे लौकी, तोरई, टिंडा। और अभी बताया जा रहा था कि आटे में आप थोड़ी सी लौकी घिस करके प्रयोग में लें, थोड़ा सा उसमें अजवाइन डालें, कभी आटे के अंदर पालक काट करके उसकी चपाती बनाएं, इस तरह की चीजें करें। साथ में आपको सलाद लेना है अधिकतर, जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर, और अभी विटामिन सी की चीजें बहुत आ रही हैं, मौसमी, नारंगी, इनका जूस भी ले सकते हैं, और इनको डायरेक्ट वैसे भी खाएं बिना जूस के। आपके शरीर में फाइबर की अधिकता होनी चाहिए। और जो इस तरह का लक्षण है, इसके अंदर जो मुख्य तौर पर देखने में आती है, वसा का पाचन नहीं होता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि घी, तली हुई चीजें, मैदा, इनके प्रयोग से बचना है। यदि बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, कचौरी, पकौड़ी, इस तरह की चीजें खा रहे हैं, अचार, हरी मिर्च, मैदा से बने हुए प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो इस तरह की तकलीफ हो सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि है ना, क्या चीज नहीं खानी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, बहुत ज्यादा सब्जी के अंदर ऑयल है, बहुत ज्यादा सब्जियां ऐसी हैं जिसमें उड़द, अरबी, गोभी, अभी गोभी का सीजन नहीं है, लेकिन गोभी मार्केट में बहुत आ रही है और लोग खा रहे हैं, तो फिर इस तरह की तकलीफें हो सकती हैं। इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है वैद्य जी, मैंने जितना देखा कि लोग प्राय एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब भोजन करते हैं तो दिमाग में 50 चीजें उनकी भरी रहती, तो भोजन चबाने से ध्यान हट जाता है। 4-5 बार ऐसे कोर को चबाते हैं। ऐसे तो सामान्य से एक नियम है, जितने दांत उतनी बार चबाएं। तो पेस्ट करके अंदर दांतों को तैयार फॉर्म में देंगे तो सारा डाइजेस्ट भी हो जाएगा, एसिमिलेट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सही है। लेकिन समस्या यहाँ है कि साधारण सा जो नियम है उसको ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। दांतों का काम पीसना है, वो पिसवा रहे हैं हाथों से। अब दांतों का काम हाथे करेंगे, निश्चित बात है उनकी क्षमता कम हो जाएगी, तो कोलाइटिस, संग्रहणी, ग्रहणी, तमाम और भी 50 रोग हो सकते हैं। सही बात है। तो इसीलिए एक ये नियम भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लार ग्रंथि अंदर, लार ग्रंथियों से निकली भी जो लार अंदर जाएगी, वही तो आपके रस, रक्त, मांस में, अस्थि में, जैसे सप्त पोषण धातुओं को होगा, अच्छा बनाएगी, बिल्कुल। और इसी से डाइजेशन अच्छा होगा, क्योंकि अंदर भी चिकनाहट चाहिए। सही बात। वो अपन ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी तो महत्वपूर्ण बिंदु है ना। हाँ बिल्कुल, जो बहुत अच्छी तरीके से चबा करके खाना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। और इसमें जो एक चीज और जोड़ी जानना उचित होगा कि भोजन एकांत में करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, यदि गीत, संगीत, टीवी, फंक और इसके साथ में बातचीत करते हुए जब भोजन किया जाता है तो ध्यान भटकेगा। और एक अभी रिसर्च आई थी, एक शोध आई थी, उसमें यह था कि एकांत में जो भोजन है उसका फायदा क्या है। तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फायदा है कि व्यक्ति जब एकांत में मन लगा करके, यानी कि आपने अभी जो कहा था कि थोड़ा ध्यान देखते हुए, भोजन पर ध्यान देते हुए यदि भोजन कर रहा है, तो उसको एक है ना तृप्ति का भाव पैदा होगा। और जो उसको ये लगेगा, उनके जो पाचक रस हैं वो जो पीक पे आते हैं, यानी कि आपने ये देखा होगा जब भूख लगती है तो क्या है, लार आने लगती है पहले से, और आपके पेप्सिन, रेनिन, इस तरह के एंजाइम्स सीक्रेशन आने लगते हैं, जो एपिटाइटर्स का काम करते हैं, भूख लगाने का काम करते हैं। तो ये शरीर को पता पड़ता है और व्यक्ति को लगता है कि अब मैं कुछ खा लूं, और जरूरत महसूस होती है। इसी तरीके से व्यक्ति जब खाना खा रहा होता है तब इस तरह के संकेत मस्तिष्क में आते हैं, क्योंकि पाचक रस और तृप्ति का भाव, इनका संकेत बॉडी को मिलता है, और उसके बाद में व्यक्ति उतना खाना खा के निश्चिंत हो जाता है। लेकिन जब गीत, संगीत और बातचीत और शादी समारोह और इस तरह की जब फंक्शन में आदमी खाना खाता है, तो स्थिति क्या आती है कि वो तृप्ति के भाव और संकेतों को पता नहीं पड़ता है, शरीर को, मस्तिष्क को मालूम नहीं पड़ता है, और व्यक्ति अतृप्त सा, स्वाद लेता हुआ और स्वाद नहीं लेता हुआ, ये दोनों स्थितियों में आता हुआ भोजन को ज्यादा मात्रा में खा लेता है। और इसी कारण क्या होता है कि घर पर आने के बाद भी बार बार व्यक्ति फ्रिज खोलता है, 11 बजे पानी पीने गया रसोई में, फिर देखा कि कुछ और खा लूं, जबकि अभी है ना फंक्शन में अपना प्रिय भोजन करके आया है, इच्छित भोजन करके आया है,
लेकिन परिस्थिति क्या थी कि वहां पे बातचीत करते हुए खा रहा था व्यक्ति, स्वादिष्ट अन्न को भी है ना क्या है कि आधे अधूरे मन से खा रहा था। तो जो संकेत तृप्ति के भाव के आए थे वो शरीर को पता भी नहीं पड़ा, आए तो थे, मस्तिष्क को मालूम भी नहीं पड़ा। अब वो अतृप्त सा है, और अतृप्त सा वो रात को भी कुछ ना कुछ खा ही रहा है। फिर परेशानी इस तरह की हमारे रूटीन में भी आती है। यदि हम लगातार टीवी देखते हुए भोजन कर रहे हैं, लगातार बातचीत करते हुए कर रहे हैं, फोन भी चल रहा है और साथ में अपना भोजन भी चल रहा है, तो कितनी मात्रा है उसका अतिरेक हो जाता है, यानी मात्रा का मालूम नहीं पड़ता है और व्यक्ति अधिक मात्रा में भोजन कर लेता है। और ये इम्पोर्टेंट जो बात है आपकी कि वो ध्यान देने की थी कि तो महर्षि भर्तृहरि जी वाला यहाँ वाक्य बहुत अच्छा सफल हो रहा है कि इच्छा तो है, शक्ति नहीं है खाने की, लेकिन फिर भी इच्छाएं ये शांत नहीं हो रही। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कॉफी पी रहा है, फिर थोड़ी देर में आइसक्रीम खा रहा है, फिर पान भी खा रहा है, साथ में एक और चीज मिल गई वो भी खा रहा है। क्यों? मुफ्त की है इसलिए। ये कचरे का पात्र है। ये मतलब ये सामान्य रूप से बहुत सारे लोगों की सोच हो गई है। ये देखते हैं एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, उसी कार्यक्रम में आपने वो रसमलाई भी खा ली, उसी में आप दही बड़े भी खा रहे हैं और पानी बतासे भी चिपका लिए थोड़ी देर में, और ना बर्गर भी रगड़ लिया, पिज्जा भी खा लिया, और नूडल्स चाउमीन तो होते ही होते हैं, उसमें तमाम तरह की चटनियां और आजकल तो पता नहीं क्या क्या मेयोनीज और डालने लग गए। तो जितनी भी तरह के विरुद्ध आहार होते हैं ना, एक ही भोजन में कर लेते हैं और दूसरे तीसरे दिन सब बराबर हो जाता है। सही कि बात अब पेट खराब हो गया जी, शादी में चले गए थे और हमारा पेट खराब हो गया, ऐसी स्थिति पैदा कर ली। फिर चाय कॉफी भी पी लेंगे, क्यों? वो फ्री की है जी। और मैंने तो ऐसा ऐसा भी लोगों को कहते सुना है कि शादी में जा रहे हैं तो कम से कम वसूल तो करके आए। अरे मतलब ये पेट के साथ मजाक कर रहे हैं। और फिर कई महीनों तक आपका ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका इलाज ठीक ढंग से उपचार भी नहीं हो पाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब कई बार लोग सही सही पद्धति में भी उपचार कर रहे होते हैं तो भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि पथ्य पथ्य उचित नहीं होता, युक्त सही नहीं बात हो है, पाता। सही बात है। फिर वो मैंने कई सारे लोगों को जो बलवान दिखने में स्वस्थ दिखते हैं लेकिन भीतर से वो अस्वस्थ हो चुके हैं, वो क्या बोलते हैं, मैं तो शादी में खाता हूँ जी, जाता हूँ और ना रोटी और दाल के अलावा कुछ नहीं खाता हूँ। मैंने कहा क्यों, इतना संयम है? बोले संयम नहीं, अंदर की स्थिति खराब है। मैंने कहा इतने संयमित हो तो ये तो बड़े प्रशंसनीय आदमी हो आप। हाँ, बोले नहीं बिल्कुल। नहीं, अंदर कुछ बचता ही नहीं है। जब थोड़ा और निकटता हो जाती है तो बताते हैं कि असलियत। वास्तव में क्या है, सही मैं बात क्यों है। संयमित हुआ। हाँ, फिर भी कभी कभी मन फिसल जाता है तो ये भी खा लेते जी, एक दिन से क्या होगा। ये संयमित जो जीवन है ना, जिसका नहीं होगा निश्चित रूप से वो दुखी होगा, सही बात है। मोटा भी होगा और परेशान भी हो जाएगा। एक और प्रश्न आ रहा है वैद्य जी, वो कह रहे हैं कि मस्क्यूलर पेन के लिए बताइए। हालांकि ये विषय से थोड़ा दूर है लेकिन इसको बाद में लेते हैं। तो यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि जी कहते हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। सभी दर्शकों को भी मैं कहता हूँ कि ये भोग जो हम सोच रहे हैं ना कि हमने भोगे हैं, वो हम वास्तव में गलत ही सोचते हैं। वास्तव में ये भोग हमें भोग जाते हैं। दूसरा, हम सोचते हैं कि तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। जो तप हम सोचते हैं कि हमने तपों को तपाए, वास्तव में कुछ ऐसे गलत नियम भी लोग ले लेते हैं। जैसे उदाहरण कि धूप में चल रहे हैं, पांव जल रहे हैं, लेकिन हाथों में चप्पल ले रखी। क्यों कर रहे हैं? व्रतों को कर रहे हैं, डायबिटीज है, बहुत सारे रोग हैं, लेकिन व्रत और उपवास छोड़ नहीं रहे। इसको करें वैज्ञानिक ढंग से करें, स्वास्थ्य परक ढंग से करें, किसी की सलाह लेकर करें। प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में तो साफ साफ स्पष्ट आता है, आयुर्वेद में भी आता है कि उपवास की पहले तैयारी होती है, डायरेक्ट उपवास नहीं किया जाता। यहाँ तो तैयारी के बिना उपवास किया जा रहा है और दूसरे दिन जिस समय उपवास तोड़ा जा रहा है और तुरंत बहुत हैवी फूड ले लिया जा रहा है। सही है, ये गलत तरीका है। फिर ये मेटाबॉलिक रेट जो बिल्कुल ठीक ठाक सी होने लगी थी, या फिर धीरे धीरे उपवास में कम भी हो जाती है, मंद भी हो जाती है, तो एकदम आप उसको हैवी फूड दे रहे हो। हाँ बिल्कुल। फिर तो आपका पाचन बिगड़ेगा। फिर मतलब उपवास का तो नुकसान हो गया, 2-4 दिनों तक आप उसको झेलते रहोगे। वो तो लंबे समय तक जो उपवास रखते हैं तो उसमें जब उपवास तोड़ाया जाता है तो नींबू पानी से या मौसमी जूस से, किसी को रबड़ी खिला के तो उपवास नहीं तोड़वाया ना। तो इस कारण से पता नहीं क्या नहीं कर लेते हैं। नहीं, वो संकेत है ना हाँ। कि एक लंबे समय तक किसी ने उपवास किया और अब उसकी मांग पूरी हो गई, उसने किसी अनशन की वजह से अपना उपवास किया, और जब उसकी मांग पूरी हुई है और उसके बाद में जब उपवास तोड़वाया जाता है तो आपने ये देखा होगा कि लघु आहार, लघु चीज दी जाती है।
मतलब उसका उपवास किससे तोड़वाया जा रहा है? नींबू पानी से तोड़वाते हैं, या फिर है ना शिकंजी जिसको कह रहे हैं, या फिर मौसमी जूस, इससे। क्यों? क्योंकि शरीर को अब क्या है कि नए सिरे से पाचन की स्थिति में आना है। इस कारण से कभी ऐसा नहीं है ना कि बहुत हैवी चीज खिला करके कि उसको कोई दही की लस्सी पिला दी, शेक पिला दिया, ऐसे कभी नहीं हुआ। क्योंकि बिल्कुल परंपरागत तौर पे वैज्ञानिकता थी इस वजह से। तो आपकी बात तो सही है कि उपवास किया व्यक्ति ने, बिल्कुल, और उपवास के तुरंत बाद में उसने बहुत हैवी ले लिया, और ये सोच के भी लिया कि आज तो इसका उपवास है, तो आज तो घी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, मिठाई भी होनी चाहिए। तो फिर वो जो उपवास का जो वास्तविक अर्थ था ना, जिस पर्पज से किया था, शारीरिक स्वास्थ्य का पर्पज था एक, एक होता है मानसिक शांति, आध्यात्म, धर्म का। तो कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। नहीं, वो तो कह ही रहा है ना, उपवास किसके निकट आना, बिल्कुल, किसके निकट रहना। उप यानी जो नजदीक, श्रेष्ठ है। अब यहाँ नजदीक, तो श्रेष्ठ आत्मा और परमात्मा की बात की जा रही है, भारतीय मनीषा तो यही कहती बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो जब उसके निकट आना चाह रहे हैं तो फिर भी असंयमित क्यों रह रहे हैं? सही है, मतलब उपवास यदि रविवार को रखना है तो शुक्रवार से उसकी तैयारी हो जाए, सही है। और फिर मंगलवार को सामान्य डाइट पर आया जाए। यानी 4-5 दिन अगर नहीं करा तो उपवास का आपको महीने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। शरीर का शोधन ही इस तरह से होगा, और जो आपका पचने में जो अवस्था जो विषम हो गई है, वो सम अवस्था में तभी आएगी, संतुलित। यहाँ तो दुग्धोपवास, जलोपवास, तक्रोपवास, फलोपवास, ऐसे एक उपवास, 15 दिन का उपवास, मतलब इतनी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन असल में मैंने व्रतों के भी लोगों को देखा, कईयों को क्या करते हैं, व्रतों में उतना भोजन कर लेते हैं जितना सामान्य दिनों में नहीं करते, सही है। और उतनी बार कर लेते हैं, उतने तरह के कर लेते हैं। मेरा व्रत है, मेरे लिए फल काटो। मेरा व्रत है, मुझे चिप्स चाहिए। कौन सी वाली चाहिए? मेरे को साबूदाने चाहिए। अरे इतना तो सामान्य दिनों में। और मैंने साइड में बोलते हुए भी सुना कुछ 2-5 को, तो क्या बोलते हैं, कुल मैं व्रत इसलिए करता हूँ कि इस बहाने मेरे को 2-4 चीजें मिल जाती है बढ़िया सी। तो ऐसे भी भले आदमी हैं। कहने का मतलब कि ये हम वास्तव में बुरा कर रहे हैं। यदि अपने शरीर के साथ ऐसा हम नियम पूर्वक नहीं व्यवहार करेंगे तो ये शरीर दुख देगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और सबसे अधिक हमारा पाचन तंत्र दुख देगा, और जो पाचन तंत्र दुख देगा तो मोटापा तो होगा, सही है। पोषणता नहीं होगी, और स्वस्थ दिखने वाला भी भीतर से अस्वस्थ दिखेगा। ये बात होती है, सही है। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं ना कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तो वो समझ लीजिए कि वास्तव में अंदर कुछ ना कुछ तो पनप ही रही हो। तकलीफें आती हैं, और खान पान की वजह से भी आती है, आपके वर्कआउट नहीं करने की वजह से भी आती है, और गलत जानकारी की वजह से भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे मोटापे के अंदर भी है कि कई बार गलत औषधियों का प्रयोग भी हो जाता है। कई व्यक्ति आकर के जैसे सुनी हुई बातों के आधार पे अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली, विदारी कंद, तो अपने शरीर को मजबूत करने के लिहाज से वो लेते हैं। लेकिन क्या है कि शरीर की अग्नि उतनी अच्छी नहीं है, प्रबल नहीं है, और शतावरी, विदारी कंद, सफ़ेद मूसली, इनको खाने के लिए आपकी अग्नि, यानी कि आपकी पाचन क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के वो उसको पचा पाएंगे। और यदि आपका बहुत शारीरिक तौर पे ना एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, और इन चीज़ों को यदि काम में लिया है, तो जठराग्नि मंद हो जाएगी, और मंद जठराग्नि मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। तो इस बात को ये समझना होगा। इसी तरह से लोग है ना मल्टीविटामिन दवाइयाँ लेते हैं, ये सोच के कि मेरे में जिंक की कमी है, B12 की कमी है, और कैल्शियम कम हो रहा है, तो इस तरह से दवाइयाँ खाई जाती हैं। तो उन कारणों से भी यदि प्रॉपर तरीके से नहीं ली गई हैं, आपकी नीड नहीं है, और आपने गलत ले लिया मेडिसिन वगैरह, और कई बार फूड सप्लीमेंट सजेस्ट करे जाते हैं, तो इस तरह के जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो भी है ना आपके मोटापे के कारण हो सकते हैं। और दूसरा बड़ी बात यह है, मोटापे के साथ दौर्बल्यता, दौर्बल्यता का मतलब यही जो भी आपने कहा, शरीर ऊपर से स्थूल दिख रहा है, लेकिन अंदर आपकी एनर्जी नहीं है, आप बहुत तेज दौड़ नहीं सकते हैं, बहुत श्रम नहीं कर सकते हैं, किसी शारीरिक कार्य करने लायक आपकी स्थिति नहीं है, तो फिर हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सब होने के खतरे बराबर बने रहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान तो रखना ही है। और दालें जो बात हो रही थी, तो जो छिलके वाली दालें हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, कुलथ, तो ये जो दालें हैं ये सुपाच्य होती हैं, पचने में आसान होती हैं। जबकि उड़द की दाल, चना, बेसन, उड़द, चना और मोठ, ये पचने में थोड़ा कठिन होती हैं, और कठिन होने के कारण से वायु विकार पैदा करती हैं। तो वायु विकार पैदा करती है, इस वजह से शरीर थोड़ा सा स्थूल हो सकता है। अब सब्जियों के अंदर यदि देखा जाए तो जैसा कि पहला कॉमन चीज बताई थी कि ऋतु की जो चीजें हैं वो खानी है, लेकिन क्या चीजें हैं, लौकी, टिंडा, करेला, परवल, सेंजना, शिग्रू और टमाटर, इस तरह की जो सब्जियां आ रही हैं, सलाद है, सेंजना को ही कहते हैं, इसकी जो फली होती है इसका प्रयोग किया जाता है। तो
इस तरह की जो सब्जियां हैं ये सुपाच्य हैं, इनमें फाइबर है, इनका ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। आलू, अरबी, जमीकंद ये शरीर को थोड़ा सा पचने में कठिन होती हैं, तो ये स्थूलता ला सकती हैं, इनका प्रयोग कम करना चाहिए। इसी तरह फलों की यदि बात करते हैं तो फलों में जितना भी सिट्रस फ्रूट्स है, यानी कि संतरा, मौसमी, नारंगी और तरबूज, आलू बुखारा, ये सारी चीजें खाने में, एप्पल और आपका पाइन एप्पल, ये सारी चीजें खाने के अंदर आपकी स्थूलता को नहीं आने देंगी, बल्कि आराम से पचेंगी, आपको एनर्जेटिक भी रखेंगी। और जो मोटापे को देखते हुए जो नहीं खाना है उसमें केला, आम और चीकू ये अवॉइड करना है, क्योंकि ये तीनों में मीठा ज्यादा है और इन तीनों में मीठा ज्यादा होने की वजह से स्थूलता आ सकती है। इसी तरह इनके जो शेक हैं वो भी मोटापा लाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब खाना कब खाना है, इस बात का भी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आपने खाना सोने से जस्ट पहले ही खाया है, बहुत लेट खाना खा के और आप सोए, तो इस तरह की जो प्रैक्टिस आपकी डेली हो रही है, कभी इमरजेंसी हुई है वो बात अलग है, लेकिन डेली कोर्स में आप बहुत देर में खाना खा रहे हैं और फिर सो रहे हैं, तो वो अभी एक दर्शक ने जो प्रश्न पूछा था कि खाना खाने के बाद शौच जाने की स्थिति आती है, तो इनमें एक कारण, कई कारणों के साथ में ये भी है कि गलत समय पे भोजन कर लेना। दूसरा, आपने जो भोजन किया है वो अभी पचा नहीं है और उसके तो बाद में आपने दोबारा भोजन कर लिया या कुछ और आहार लिया है, वो भी एक गलत चीज है, उससे अजीर्ण होगा और अग्नि, आपकी जो पाचन की स्थिति है उसमें जो अग्नि बल है वो आपका क्षीण होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। ऐसे ही दिन में गर्मी के अंदर ये देखने में आता है कि लोग खाना खा के और कूलर की हवा या एसी में थोड़ा विश्राम करते हैं और उसी समय उनको गहरी नींद आती है। तो ये जो स्थिति है इससे भी जहां तक हो सके बचना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आलस्य आता है, आप 15-20 मिनट का एक रेस्ट कर सकते हैं और अपने आप को अनुशासित रखते हुए उसके बाद में अपने जो नियमित कार्य हैं उनको कर लेना चाहिए। और प्रावधान तो ये है कि आपको 10 खाना खाने के बाद में 15-20 मिनट घूमना चाहिए। शाम के खाने के बाद में भी तो जरूर, क्योंकि उस समय तो आपके सारे काम निपट गए होते हैं जो दिन के रूटीन के काम है। तो रात को जो खाना खाया है उसके बाद में आप 15-20 मिनट टहल लें। और दूसरा ये कि रात का खाना आपका दिन के खाने की तुलना में कम कैलोरी वाला हो, बहुत ज्यादा तला नहीं हो, बहुत ज्यादा घी वगैरह नहीं हो, चिकनाई नहीं हो, रात के खाने में दही नहीं हो, तो रात का खाना थोड़ा सा हल्का हो, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तला हुआ तो वैसे भी रोज तो खाना ही नहीं चाहिए। हाँ, तले हुए को कभी कभार हो गया वो बात अलग है, लेकिन डेली उसमें तली हुई चीजों से थोड़ा बचना उचित रहेगा। इसके अलावा फिर बात आती है इम्पोर्टेंट की विहार। बिल्कुल, शारीरिक श्रम इसमें व्यायाम भी आ सकती है आपकी, उसमें रनिंग है और दूसरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट है योग। जैसे कि योगाचार्य जी बैठे तो किसी ये बताते हैं कि किस तरह के आसन इसमें मोटापे में लाभकारी होते हैं, तो उनका प्रयोग, उनको नियमित अभ्यास उनका करते रहना चाहिए। मैंने कई सारे कार्यक्रमों में केवल मोटापे ओबेसिटी वाले मरीजों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए और इतनी सारी क्रियाएं बताई, लगभग अगर पूरी सबको गिन लिया जाए तो 400 बताई। 400 बहुत। व्यक्ति 1 घंटे में या 45 मिनट में 400 चीजें कर सकता है, अगर 2-2, 3-3 बार भी दोहराया जाए। नहीं तो मैंने 8 चीजें भी बता रखी है, मतलब 8 को भी नियमित रूप से अगर वो करे और 20-25 मिनट अगर कर लेवे, एक बार पसीने में नहा लेवे, सही है, दूसरी बार पानी से नहा लेवे, तो अगर इतना कर ले तो उसकी जितना भी सारे दिन का जो श्रम के अभाव के कारण से बढ़ा है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और उसके साथ में और भी रोग धीरे धीरे कम हो जाएंगे, उनका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन वो एक निर्देशानुसार अगर करे, क्योंकि हर बॉडी को है ना बहुत सारी समस्याएं रहती है, किसी को कुछ किसी को कुछ, जो प्राय अपन लोग देखते हैं ना उनमें भी 3-5 समस्याएं हर शरीर में रहती रहती। सही है, कोई संकोचवश बोलता नहीं है और कोई उसको समस्या ही नहीं मानता और कुछ इसको इग्नोर ही कर देते हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे तरह के लोग होते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ सबको, जितने भी लोगों को योग सिखाता हूँ सबको कहता हूँ, मैंने कहा भाई नाखून में भी खरोंच आ जाए ना तो इसको भी इग्नोर मत करो। सही है, जिस भी पैथी को आप उत्तम समझो उससे उसका इलाज करो, कोई बात नहीं। आप योग आयुर्वेद दूसरी चीजों से नहीं करना चाह रहे, आप जिस भी पैथी को उत्तम समझ रहे हो उससे तो करोगे, या इस साधन को खराब होने का इंतजार करो। सही बात। यहाँ योग में एक मान्यता मैं तो पिछले इतने सालों से अनुभव से देख रहा हूँ कि जो बहुत बीमार हो जाते हैं ना, सब पैथियों से जवाब मिल जाता है, तो आते हैं हमारे को योग करा दो जी। मैंने कहा क्या हो गया, तो बोले ये हो गया वो हो गया।
मैंने कहा आपको आयुर्वेद का तो हमने खूब कर लिया, हमने एलोपैथ का भी खूब कर लिया। मैंने कहा सही आपने बात। सही तरीके से इलाज नहीं किया। कैसे किया? बोले हमने ये दवाई लेकर के कर लिया। मैंने कहा किसी वैद्य जी को दिखाया? नहीं, वो तो हमने नहीं दिखाया। तो मैंने कहा किसी डॉक्टर को बिना दिखाए आप कैसे दवाई ले सकते सही हैं? है, बहुत जरूरी। मैंने कहा कितने बुद्धिमान व्यक्ति हो आप। वो डॉक्टर 5 साल पढ़ाई करके आता है, एमडी करता है, 7 8 10 साल के अनुभव को आपने 2 मिनट में ही नुस्खा पढ़ के अखबार में एक रविवार के पेपर में आ गया। उन्होंने ठीक है जनरल चीज गाइड कर दी, आप उसको स्पेसिफिक अपने ही ऊपर आपको वही अप्लाई होगा, वही पुट होगा, कैसे आप लगा सकते हो? आपके पास सरकार ने इतनी बढ़िया सुविधा दे रखी है, डॉक्टर्स को उपलब्ध करा रखा है, निःशुल्क दे रखा है। तो आप उनकी सलाह से काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे कि वास्तव में आपके ऊपर क्या बैठती है। आपने इतनी गरिष्ठ चीज ले ली, मान लीजिए जो आपको पच ही नहीं रही, उससे पहले से भी ज्यादा शरीर खराब हो गया, फिर कैसे करेंगे? इसका कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि आप इतने तो आत्मविश्वासी हैं, इतना समय अपने लिए नहीं निकाल रहे, जो योगाभ्यास भी कर रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं। इतना अपने आप को ऑब्जर्व कर लीजिए। अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं करता व्यक्ति, बिल्कुल। दूसरों को करता रहता, अपने आप को नहीं करता। जो आपने बताया है कि कई बार घरेलू चीजों को अपनाने के बावजूद, और जैसा भी हम बता भी रहे थे कि आहार में सावधानी बरत ली, और आपके जो रूटीन है उसमें अपने पूरी तरह से सावधानी बरती हुई है, और पूरी तरह से आपने कैलोरी को कम करके खाना भी खाया है, उसके बावजूद भी कई लोगों का मोटापा कम नहीं होता है। तो उसका बड़ा कारण यही होता है, जैसे आपने कहा कि कई चीजों की जानकारी है उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो वहां पर औषधि का प्रयोग करना पड़ता है। और आयुर्वेद औषधियों के द्वारा जो मोटापा को कम किया जाता है, उसमें जो चिकित्सा का जो सिद्धांत है मोटापा को कम करने के लिए, वो यही है कि आम का पाचन करा जाता है। आपने सारे उपाय कर लिए, आपने घी तेल कम कर दिया, आपने पनीर वगैरह कम कर दिया, दही की लस्सी बंद कर दी है, शेक वगैरह बंद कर दिया है, ठंडा पानी पीना बंद कर दिया है, लेकिन मोटापा कम नहीं हो रहा है। और रीजन क्या है? या जो अभी आपने बताया कि सारी जानकारियों के हिसाब से चले लेकिन नहीं हो रहा है ना, उसका कारण है कि अभी जो आम जो बना और किस कारण से बना, एक लंबे समय तक आपका जो संप्राप्ति हुई है रोग की, यानी कि रोग किस कारणों से पैदा हुआ है, उसमें आम की उत्पत्ति हो गई। आम का मतलब है अपक्व आहार रस। बार बार जो एक ये लक्षण कि भोजन के बाद में शौच का जाना, और दूसरा खाना, ये लक्षण आता है। दूसरा ये है कि खाना पहला पचा नहीं है और आपने दूसरी बार भोजन कर लिया, बार बार घी तेल वगैरह खाए हैं, तो इन कारणों से जो एमियोबाइसिस हो जाती है उसको कम किया जाता है। तो ये दवाइयों के द्वारा होगा। इसमें सामान्य तौर पर त्रिफलाक का भी प्रयोग किया जाता है। त्रिकटु यानी कि जो कल बताया जा रहा था कि सौंठ, छोटी पीपल, काली मिर्च, पंचकोल, इनका भी प्रयोग किया जाता है। जो चव्य, चित्रक, शुंठी, छोटी पीपल, काली मिर्च, 5 द्रव्य, 5 उष्ण है। तो इनके जो कटु तिक्त कषाय जो रस है, इसके द्वारा आम का पाचन करके जठराग्नि जो मंद हो गई थी, यानी कि जो भोजन के पाचन की क्षमता जो क्षीण हो गई थी, और उसमें एक अभी जो आपने बताया था उपवास भी एक माध्यम है जठराग्नि को, यानी आपकी पाचक अग्नि को सम्यक अवस्था में लाने के लिए, यानी समान रूप से पचाने की स्थिति में लाने के लिए उपवास एक बहुत बड़ा साधन है। शरीर में आराम तो देवे पाचन तंत्र को। बिल्कुल। यहाँ तो ये है कि अभी रात की भूख नहीं लग रही तो भी खा रहा है। हाँ, लंघनम परम औषधम, जो कि आयुर्वेद का नियम कहा कि अगला भोजन त्याग दीजिए, टाल दीजिए अगर आपको भूख नहीं लग रही। यहाँ तो नियम ये है कि परोस दिया अब खाना ही पड़ेगा, और ये भी भला आदमी आज नियम से कर रहे। अरे भाई अपने शरीर को ऑब्जर्व तो करो। जरूरत को। उपवास अपने पास कैसे निवास करोगे आप? उपवास का मतलब ही क्या निकला? आपने अपने शरीर को नोट नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया, उसकी मांग डिमांड के अनुसार आप उसको सप्लाई नहीं कर रहे, बिगड़ेगा पक्की बात। और इसी के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और साथ में योग की जरूरत होती है, कि खुद को पहचानना की जरूरत होती है कि हमारी बॉडी इस समय क्या डिमांड कर रही है और उसके हिसाब से हम कैसे चलें, ये इम्पोर्टेंट आता है। इसमें जो बात हो रही थी कि आंवले का रस भी बहुत फायदा करता है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है, तो ये क्लींजनिंग करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। जो वसा पूरी तरह से इकट्ठी हो गई है, ब्रेक नहीं हो रही है, तो आंवले का सरस, उसके ऊपर गर्म पानी पिए, तो लेकिन जिनका कफ दोष बढ़ा हुआ नहीं है वे लोग कर ऊपर से गर्म पानी पिए, गर्म पानी इसीलिए पिएंगे मैंने तो कहा। तीनों लोग कर तो हाँ, तो यदि ऊपर से यदि आपने गर्म पानी पिया है आंवले के रस के साथ में, बहुत फायदा करेगा। और कई लोग इसी तरह से काम में लेते हैं, नींबू और गर्म पानी डाल करके, और कई बार नींबू पानी के अंदर शहद मिला करके लेते हैं। तो इसमें जो माइनस पॉइंट है, जो कई बार दिक्कतें आ जाती हैं लोगों को, वो ये होती है कि एक लगातार इस तरह से के सेवन करने से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो ये बड़ी नींबू पानी इम्पोर्टेंट और शहद। तो ये तो कई कारण, सारे लोग खाली अगर पेट यदि खाली लेते हैं पेट तो। कई सारे कई कई महीनों से बिना किसी की सलाह से करते जा रहे हैं,
तो ये तो हाँ। नुकसान भी करता है ना कईयों को। वो उसमें जितना लिखा हुआ है ना, जो दादी माँ के नुस्खे और आयुर्वेद की जो इस तरह की अप्रोच है, जहाँ पे नुस्खे के रूप में जो बताई गई है, तो उसमें नो डाउट कि ये फायदा करता है और इस रूप में, लेकिन एक लंबे तरह से प्रयोग करने पे इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं लिखा है ना, वो मालूम नहीं है। क्योंकि नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड है और जो शहद है वो योगवाही है, यानी कि आप जिस चीज के साथ में शहद का प्रयोग कर रहे हैं उसके गुणों की वृद्धि करेगा। आप दूध के साथ प्रयोग कर रहे हैं शहद का, तो दूध पौष्टिक है, तो पौष्टिकता में वृद्धि करेगा। पानी में हल्कापन है, तो हल्कापन लाने में उसके गुणों की वृद्धि करेगा, और सिट्रिक एसिड है नींबू में और बढ़ाएगा। तो इस तरह से मेद घट, जो संचित मेद है या संचित मांस है उसको घटाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन खाली पेट होने की स्थिति के अंदर एक लंबे समय तक प्रयोग करने पे खाली पेट HCl होता है पेट में, और साथ में इस समय ये जाता है, लंबे समय के प्रयोग के बाद में स्टमक की जो श्लेष्मिक तला है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो डैमेज होती है और पेप्टिक अल्सर डेवलप हो सकता है एक लंबे समय पर प्रयोग करने पे। तो सुरक्षित तरीका यही है कि कुछ समय तक किया जाए फिर ब्रेक कर दिया जाए। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि आप खाने के बाद में नींबू का प्रयोग करें, तो खाने से जो पचने की जो रेट है, जो बहुत देर तक खाना होल्ड रहता है स्टमक में, वो बहुत देर तक नहीं रहेगा और वो ब्रेक होगा। आपने खाने के अंदर प्रोटीन लिया है, कार्बोहाइड्रेट लिया है, चिकनाई है, वसा है, वो सब जो चीजें हैं जो पचने में थोड़ी कठिन थी, नींबू उसको पचने में आसान बना देगा, सरल बना देगा और उसको संचित नहीं होने देगा। तो उसके बाद में लिया जाना सेफ है तरीका। तो मतलब बात के जो रोगी हैं जिनके जोड़ों में दर्द है, गठिया आदि हैं, वे भी भोजन के बाद थोड़ी मात्रा में नींबू ले सकते हैं, उनको कष्ट नहीं होने वाला। हाँ, गर्म पानी में लें और गर्म जैसे सब्जी है तो सब्जी गर्म है उसके अंदर नींबू का प्रयोग करें वो लोग। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जो वात के रोगी हैं, दुबले पतले हैं और उनकी बोन डेंसिटी कम है, यानी कि अस्थि दौर्बल्यता है, अस्थि सुशिरता, यानी इसके अंदर ये है कि बोन्स वीक हो गई हैं उनकी, तो ऐसे व्यक्ति को नींबू नुकसान करेगा। वो हो सकता है कि खाने के बाद में भी लेंगे तो नुकसान कर जाए, तो वहां पर जोड़ों में दर्द हो सकता है ऐसे व्यक्ति के लिए। तो उनको नींबू का प्रयोग थोड़ा सा ठीक होने के बाद ही करें, या फिर दाल है आपकी, गरम सब्जी है, उसमें थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं नींबू का। सब्जी में डाला जा सकता है ना। तो खाने, आपके कहने का मतलब है वैद्य जी कि उन लोगों को जिनका मोटापा है, उन लोगों को जो मोटापा बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, जिसमें आलू हुआ, गोभी अरबी हुई, छोले हुए, बेसन की चीजें हुई, तली हुई चीजें हुई, ये ज्यादा अवॉइड चीजें करनी ये चाहिए, बिल्कुल अवॉइड ही करनी अवॉइड चाहिए, करनी चाहिए। कोशिश कभी करनी कभार चाहिए। खा जाए तो कोई कभी बात, कभी खा लिया महीने तो 2 महीने में एक आध बार खा लिया तो ठीक कोई ठाक दिक्कत खा नहीं। ली तो, हाँ। है ना। माइक को ताकि यहाँ रख, तो मैं वैद्य जी ये निवेदन कर रहा था कि ये जो जीभ का असंयम है, जो कभी भी हमारी गाड़ी चलते 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 एकदम खुशबू आई बेसन के तलने की और वहीं गाड़ी रुक गई। तो एक दर्शक का सवाल था, उसी को ही मैं खोल रहा हूँ। वो कह रहे थे सुबह सुबह का नाश्ता हम कचौरी से करते हैं, बाकी हम योगासन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, तो और उसके अलावा दिन भर के बाकी नियमों का भी काफी पालन करते हैं, लेकिन महीने के करीब करीब 20 दिन जो है हमारे जो वर्किंग डे होते हैं, उन दिनों में नाश्ता हम बाहर का करते हैं। हो सकता है वो कभी पकवान का हो, और हो सकता है कभी पोहे का हो बाजार के, या फिर कभी उसका हो, अपने समोसे आदि, कड़ी वाला। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये कितना सही है। मेरे हिसाब से तो मैं सब दर्शकों को कह दूं जिनका भी सवाल है ये, और भी आगे भी मेरे से पूछते रहते पहले भी, तो उन सबको मैं कह दूं भाई ये दो नावों में ना पैर रखना बंद कर दो, कहीं के भी नहीं रहेंगे। देखिए, जो ये प्रश्न है तो इसमें इन्होंने एक बात कही कि योग भी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा योग भी कर रहे हैं और उसके साथ में इस तरह का खान पान की भी बात है। तो योग के बारे में, यदि योग शुरू किया है तो पहला ही श्लोक है इसके लिए, योगस चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का रोकना। और चित्त की वृत्तियों में स्वाद भी आ गया है, काम क्रोध लोभ द्वेष मोह ईर्ष्या सभी आ गए। तो यदि आपको स्वनुशासन थोड़ा बहुत तो करना ही है, और स्वनुशासन करना है खाने के मैटर में तो सबसे पहले आएगा। ठीक है, कभी कभार खा लिया वो बात अलग है, लेकिन महीने में आप 20 दिन यदि आप तली हुई चीजों के नाश्ते पे जाएंगे तो योग से जो करने वाले लाभ हैं आपको वो शायद उतने नहीं मिल पाएंगे।
तो ये दोनों बातें हो गई कि जैसे कई बार योगाचार्य के पास कोई व्यक्ति जाए और कहे कि मेरे को है ना क्या है कि संयमित करके बता, तू चैलेंज करे उसको, ये वो वाली बात हो गई। तो कुल मिला करके आपको अंदर से इस चीज को डिसिप्लिन के अंदर लेना पड़ेगा। हमारे पास भी कुछ पेशेंट आते हैं और जहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया है और पीलिया हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, और वो यदि तली हुई चीजें खाने के लिए दौड़ेगा, हालांकि तो ऐसे लोग चुनौती देते हैं एक तरह से कि तू ठीक करके तो बता हमको, देखें। तो वो वाली बात है कि आप, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि निवारण बताता हूँ मैं, चलो वो निवारण ये है कि यदि हम जैसी आदत डालेंगे जवान को, शरीर को वैसी आदत पड़ जाती है। एक बार यदि हमको बहुत तली हुई चीजों का, और ये कचौरी पकौड़ी तली हुई चीजें, स्वादिष्ट जितनी भी चीजें हैं जो कि वजन बढ़ाती हैं, इनका स्वाद बढ़ जाता है, तो स्वाभाविक तौर पे उधर आकर्षित होता है, क्योंकि दिमाग शरीर उसके लिए बिल्कुल अनुकूल होने लग गया है, हैबिट होने लग गई है। परंतु उसके दुष्परिणाम आएंगे। इस वजह से उसको जो चेंज करेंगे, यदि हम जैसे फ्रूट्स लेंगे, हल्का सुपाच्य आप नाश्ता लेंगे, तो वो धीरे धीरे आपको शुरुआत में हो सकता है कि उतना रुचिकर नहीं लगे, लेकिन धीरे धीरे शरीर उसको स्वीकार करेगा और आपकी रुचि उसमें बढ़ेगी। तो आपके स्वभाव को इसको थोड़ा सा बदलना होगा, वरना ये शरीर के लिए कहीं ना कहीं रोग पैदा करने का कारण रहेगा। आपके लिए एक बात बहुत प्रशंसनीय है कि आप योग सीखते हैं, आपकी दिनचर्या को आप ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आहार के सिस्टम को, जो आपने ये बताया कि अधिकतर दिनों के अंदर बाहर की ये तली हुई चीजें, मैं तो ये कहूंगा कि आप इसको तुरंत कम करें और धीरे धीरे काफी कम कर दें इसको। कभी कभार खाने में कोई ऐसी ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन इसमें आप देखें, सुबह कुछ अंकुरित मूंग है, अंकुरित दाना मेथी है, उसके साथ में आप थोड़े से फ्रूट्स डाल सकते हैं काट करके, थोड़ा पपीता, अनारदाना, एप्पल, थोड़ा उसमें उसको, इससे ये टेस्टी भी बनेगा। हल्का सा उसमें सॉल्ट, काले मिर्च, थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ लिया, और इसमें आप पनीर थोड़ा सा घिस करके रख लें। और इस चीज को जो मिक्स किया है, इसमें मल्टी चीजें डेवलप हो गई हैं। आपका अंकुरित मूंग हो सकता है, अंकुरित दाना मेथी हो सकती है, और इस अलग जो सीजनेबल जो फ्रूट्स हैं उनको कटिंग करके डाल दिया आपने, थोड़ा सलाद भी डाल सकते हैं। और अभी पनीर के लिए मैंने बताया, वो पनीर, चीज, ये सारी इस्तेमाल करके उसको एक छोटे सैलेड के एक ब्रेकफास्ट के रूप में आप उसको यूज करें। और कभी आप भीगे हुए बादाम ले सकते हैं, कभी आप भीगे हुए बादाम भी ले सकते हैं, मुरब्बा, और गर्म दूध, सूजी से बने हुए जो उपमा वगैरह, इन चीज़ों, पोहे, इस तरह का नाश्ता आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको फायदा मिलेगा, शरीर में भारीपन नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का आप पालन करें। तो वैद्य जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि जो ये लोग असंयमित दिनचर्या का पालन करते हैं, तो उनको पहले तो संयमित हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं सुधरेंगे तो फिर समस्या ये आएगी कि अपने शरीर से, अच्छे स्वास्थ्य से हाथ धो बैठेंगे। सही बात। तो मैं ये कह रहा था, जैसे कि आपने बताया कि अपने को भोजन में तो विशेष ध्यान रखना है, उस समय अपना विवेक अपने को खोना नहीं है। सही है। अक्सर होता क्या है, ये 5 इंच की जुबान जो है ना, ये जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है भोजन के समय में, विवेक खो जाता है, तो 24 घंटे क्या कई कई दिनों तक भी इस 5 फीट से भी ज्यादा बड़े शरीर को भोगना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये साधारण सा एक वाक्य है। दूसरे एक विद्वान का मैंने एक वाक्य सुना था, दार्शनिक विद्वान थे, भारत के हैं अभी भी। वो कहते हैं कि परमात्मा ने हम सबके शरीर की व्यवस्था इतनी उत्तम बनाई है और इतनी बढ़िया बनाई है भीतर से, यदि हम समय रहते ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो परमात्मा ने एक एक ऑर्गन की इतनी बढ़िया कैपेसिटी बना रखी है कि वो जब तक 70 to 80% डैमेज नहीं हो जाता ना, तब तक तो किसी मशीन में डायग्नोस ही नहीं होता। ऐसा वास्तविक है भी। दूसरा एक और कह रहे हैं कि वेद में मनुष्य की आयु 400 वर्ष की बताई गई। साधारण दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो 100 शतम जीवे में शरद शतम, तो वो कहते हैं कि 100 वर्ष तक तो कम से कम व्यक्ति को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं तो कम से कम 100 व्यक्तियों से, ऐसों से मिला हुआ हूँ जिन्होंने 100 वर्ष की आयु पार कर चुका, और ऐसों के इंटरव्यू लिए, और सबसे मैंने पूछा है, 118 साल के स्वामी जी मिले थे, अभी भी जीवित हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा जी स्वामी जी इतनी लंबी आयु कैसे हो गई, इसका राज बताइए। पहले तो उन्होंने खूब मेरा साक्षात्कार लिया, भाई ये काबिल है कि नहीं है, कि फिर उनको लगा कि हाँ ये हो सकता है। तो फिर मुझे बताया, बोले बेटा मैंने पिछले 100 सालों से अन्न नहीं खाया। मैंने कहा, बोले जब 18 साल का था तब किसी कार्यक्रम में किसी में सुन लिया होगा कि अन्न जो है सबसे बड़ा जो है नशा और हमारी आयु को घटाने वाला होता है। एक दार्शनिक दृष्टिकोण है
ठीक है, तो नशा पैदा करने वाला है, भारी पैदा करने वाला है। तो मैंने क्या किया, दूध और फलों पर जीवन जी रहा हूँ, और पिछले 100 सालों से दूध और फलों पर ही जीवन जी रहा हूँ। और वो 118 साल के व्यक्ति इतनी बुलंद आवाज में, और शीर्षासन उन्होंने 20 मिनट तक छोड़ा नहीं, और सारे दांत थे। उन्होंने कहा मेरे 95 साल की आयु में फिर से दांत आ गए, तीसरी बार आए, बाल भी थे, और आवाज भी बुलंद थी, दृष्टि पूरी दिख रही थी, और कुछ सब कुछ दिख रहा था, और उनके चश्मा नहीं लगा हुआ था। और बोले मैं 8 घंटे तक बैठ बैठ के भजन कर सकता हूँ, यानी ध्यान प्राणायाम आदि सब कुछ कर सकता हूँ। और बोले 2 घंटे तो मेरी दिनचर्या में तय है कि मुझे यही करना है। तो इस वजह से मेरे शरीर में आज 118 वर्ष में भी इतना पावर है कि मैं जवान व्यक्ति के साथ कुश्ती भी लड़ सकता हूँ। मैं उठे तो मैंने कहा मैं आपको सहारा, बोले मेरे को कहेगा सहारा, मैं आपको सहारा दे सकता हूँ। आप ये बताओ, अभी कोरोना के लॉकडाउन में 2020 के मार्च की बात है, मई में एक आचार्य जी पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी, जो नासिक में या महाराष्ट्र में कहीं किसी एक जिले में रहते थे, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, मैं उनसे भी मिला हुआ था। उनकी आयु जब अंतिम उनकी मृत्यु हुई अभी मई 2020 में, उनकी आयु थी 124 वर्ष 9 माह, तो लगभग 125 वर्ष के हो गए। उनसे भी मेरी कई बार चर्चा हुई। उन्होंने कहा मैंने शारीरिक रूप से शरीर की साधना कभी नहीं छोड़ी। मैं किसी भी स्थिति में रहूं, चाहे मैं बाहर रहूं, चाहे मैं अपने शहर में रहूं, लेकिन सुबह घूमना, प्राणायाम करना और आसन करना, ये तीनों को मैंने अपने जीवन का अपना रखा था, आवश्यक अंग के रूप में, नित्य कर्म के रूप में अपना रखा था। और किसी भी समय मेरी रुचि नहीं भी होती, मेरा मन नहीं भी करता, तो भी मैं सोचता था नहीं, अच्छे काम में तो मन को लगाए, तो 2 मिनट में फिर मूड बन जाता था। अक्सर यहाँ ये होता है कि सर्दियों में योग छोड़ दिया कि साहब मेरे को तो उठा नहीं जा रहा, गर्मी में पसीना ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा कर ही नहीं पाते हैं, वर्षा ऋतु में भीगने की इच्छा हो रही है या दूसरे काम करने की इच्छा हो रही है, पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है, कम तमाम दिमाग लगा दे, तो वर्ष भर निकल गया, बचा क्या। शरद और शिशिर, हेमंत, वसंत आदि आदि दूसरी ऋतुओं में लोग करते नहीं है। तो सबसे उत्तम ऋतु योग की और शरीर को क्लेंजिंग मेथड करने की, आयुर्वेद और योग को अपनाने की सबसे उत्तम ऋतु मेरे हिसाब से अब आने वाली है 23 अगस्त के बाद से, शरद ऋतु। हठ योग की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। मैं यहाँ निवेदन कर दूं, इस कार्यक्रम में योग व आयुर्वेद चल रहा है, तो योग के पार्ट को मैं थोड़ा सा बता दूं कि कोई लोग सोचते होंगे कि हम योग कब शुरू करें। तो सबसे उत्तम ऋतु आने वाली है 23 अगस्त से। तो 23 अगस्त से हमारी चलेगी, और 23 अक्टूबर तक आप पूरे शरीर की शुद्धि कर लीजिए। और शरद ही एक विकट ऋतु होती है जिसमें वात पित्त कफ सबसे ज्यादा असंतुलित होते हैं, इसीलिए जीवे में शरद शतम कहा कि इतने शरदों को हम निकाल लें। तो सरल ऋतु नहीं है, इसी कठिन ऋतु में आप अपने शरीर को तैयार करें, आयुर्वेद से, योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से और ध्यान से अपने मन को मजबूत करें। निश्चित रूप से आपका एक स्वास्थ्य बाकी के 10 महीने बहुत अच्छा चलेगा। जिसने शरद में संभाल लिया ना, वो निश्चित रूप से बाकी की 5 ऋतुओं में कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और ये जो पारंपरिक पर्व बनाए गए हुए हैं, चाहे वो शीतला सप्तमी हो, ये सब भी इसी वजह से होते हैं कि वात पित्त कफ की। और हमारे साथ एक और प्रश्न है वैद्य जी, कि जौ का प्रयोग, एक दर्शक ने मेरे से पहले भी पूछा था कई बार अलग से मैसेज करके कि जौ का प्रयोग तो हम बियर के रूप में करते हैं। तो मैंने कहा भाई बहुत भला काम कर रहे हो, लेकिन इसको पीना बंद कर दो। तो मैंने कहा, बोले क्यों, ये तो बियर से बना हुआ है, और शराब भी तो फलों के उनसे बना हुआ है, तो अगर अच्छी गुणवत्ता का हम लेंगे तो उसमें नुकसान क्या है। हम ज्यादा वाला ले रहे हैं, सामान्य रूप से अगर 100 रुपए का मिलता है तो हम 1000 रुपए वाला ले रहे हैं, तो वो नुकसान थोड़ी करेगा। तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा फलों को सड़ा करके क्यों प्रयोग कर रहे भाई, आप उत्तम सही क्वालिटी के फल मिल रहे हैं, उनको धो करके उन्हीं का रस पी लो, शराब पीने की उसमें क्यों चल रहे हो आप। तो फिर भी मैं चाहता हूँ आप इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालें कि ये बियर जौ का पानी है, पथरी में भी जबरदस्ती बियर पी रहे हैं। कुलत की दाल को पियो, उसका पानी पियो, या पत्थर चट्टा के वो लो, या अश्मरी, आयुर्वेद में खूब सारी औषधियां हैं, उनका सेवन करके पथरी को दूर करेंगे, कि इसमें भी बियर पीने का बहाना ढूंढ लिया। तो थोड़ा सा इस बारे में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो हैं कि पथरी को योग के, आयुर्वेद के सामान्य प्रयोगों से कैसे दूर करें, और थोड़ा बियर के बारे में भी। देखिए, जौ के बारे में कई सारे गुण हैं, उनमें से एक गुण बताया डाययूरेटिक, यानी ये मूत्रल होता है, यूरिनरी सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो जौ का यदि हम सामान्य तौर पे आहार के रूप में भी इसकी गणना की गई है और औषधि के रूप में भी गणना की गई है। यदि हम इसको किसी भी रूप में आहार के तौर पे हम इसकी रोटी बना करके खाते हैं, या जौ का अपन काढ़ा बना करके उबाल करके इसको काम में लेते हैं,
तो जो बियर के गुण हैं वो जौ के काढ़े में भी इस तरह के गुण आते हैं, और जो बनने का जो तरीका है बियर का वो भी इसी तरीके से है। बियर पीने के बारे में जो आपने पूछा है, तो एक दृष्टिकोण की बात है। यूं तो सुरा को है ना, पहला वाक्य ही बोला है कि अमृत है, लेकिन उसमें सावधान भी किया है कि वो यदि मात्रा से अधिक हो जाती है तो उसकी फिर 3 अवस्थाएं बताई हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। उसमें बाद में पहली अवस्था के अंदर बड़ा सेंसेशन होता है, व्यक्ति को बड़ी अवेयरनेस सी आ जाती है वातावरण के प्रति। और जैसा मैंने अभी एक कल बात बताई थी कि जो चीजें हैं, कल बात चल रही थी तंबाकू की, गुटखे की, सिगरेट की, कोई तो बॉडी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है शुरुआत में ही। इसी तरह से सुरा की भी बात थी, बियर की तुम के दृष्टिकोण से भी ये बात कही जा रही है कहीं ना कहीं। तो बॉडी एक्सेप्ट किस लिए नहीं करती है? क्योंकि उनका स्वाद तीखा होता है, शरीर के लिए अनुकूल नहीं होता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर ये बात है कि बियर के जो बात पूछी है, ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ये उसका गुण है। और यूरिनरी सिस्टम पे उसका गुण है कि बहुत पेशाब लगाती है, पथरी को दूर करती है। लेकिन इसमें जो दिक्कत वाली बात है कि कहीं उसका शरीर आदी नहीं हो जाए। जो इसका दुर्गुण है वो सबसे बड़ी बात ये है, यदि उसका आदी हो गया, जैसे अभी एक कॉलर का पहले एक बात थी, उसने कहा था कि मैं कचौरी समोसे है ना महीने में 20 दिन खाता हूँ। तो उस तरह से यदि व्यक्ति है ना रोजाना उसने उपचार के तौर पे बियर को काम में ले लिया तो ठीक है, लेकिन उसने रोजाना उसको प्रयोग में लेना शुरू कर दिया तो कब उसके लिए वो नशा बन जाएगी, कब उसके लिए घातक हो जाएगी, उसको नहीं मालूम पड़ेगा। तो इस बात को समझने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो ठीक है, आप है ना इसको यदि यूरिनरी कोई प्रॉब्लम है और उसके अंदर यदि कभी प्रयोग कर सकना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जौ का पानी बना करके काम में ले सकते हैं। लेकिन बियर से आपको कहीं आदी होने का यदि खतरा हो गया तो फिर आपको दिक्कत ये आएगी कि आप रोजाना ही उसका सेवन करेंगे, अधिक मात्रा में सेवन करते रहेंगे। और 7 रुपए में घर में बन जाएगी। हाँ, एक कितनों में लाते हैं? तो ये एक बड़ी बात है। तो जौ के और भी कई गुण हैं, जौ के गुण बताऊं? हाँ, तो जौ एक रूखा अन्न भी कहलाता है। रूखा अन्न होने की वजह से क्या होता है, शरीर के अंदर जो जमा चिकनाई है उसको अवशोषित कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये मोटापे से बचाता है। और इसके जौ के रूखे अन्न की वजह से ही, रूखे गुण की वजह से ये डायबिटीज में भी बहुत फायदा करता है, सबसे बड़ी बात यह है। और जौ के जो एक्सटर्नल यूज हैं, एक गलसुआ जो यानी कि गले पे सूजन आ जाती है, वो थायराइड की वजह से भी आ जाती है। एक गलगंड डिजीज होती है यानी गॉइटर, जिसमें गले के अंदर छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, उसके अंदर इस बाहर की तरफ लेप लगाया जाता है। उसमें जौ का आटा काम में लिया जाता है और थोड़ा सरसों के बीज, राई के बीज, और इसको छाछ में पीस करके इसका लेप लगाया जाता है। इसमें इसकी शोथ जो सूजन है उसमें और वेदना जो होती है इसमें बहुत फायदा होता है। इसके अलावा एक उपयोग और है कि पेट में कभी कभार कई लोगों को दर्द होता है, और वो दर्द होता है स्प्लीन बढ़ने पे होता है, कई बार शोथ बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है, उसकी वजह से भी होता है। ऐसी कंडीशन में जौ का आटा और यवक्षार, ये जौ से ही बनने वाली एक दवाई है। 10 ग्राम आटा, 1 ग्राम यवक्षार छाछ में पीस करके इसका लेप किया जाता है, इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके अलावा भारतीय परंपरा में कुछ उपटन बनाए जाते हैं जो कि चेहरे की झाइयाँ और कांति को वर्धन करने के लिए, चेहरे पे जो कील मुहासे होते हैं उनके लिए कई तरह से उपयोग में लेते हैं। कील मुहासे के लिए जौ के आटे में जायफल पीस करके और उसका उपटन बना करके और उसको स्क्रबिंग तरीके से यूज करना चाहिए, यानी कि उसको रगड़ के हटाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि रगड़ने में जो स्क्रबिंग करते हैं फेस पर, उसमें कहीं बहुत ज्यादा जोर से नहीं करें, नहीं तो निशान बन जाएंगे और स्किन इरिटेट हो सकती है। झाइयाँ हटाने के लिए जौ का आटा और चंदन का पाउडर, नारंगी के छिलके सुखा करके उसका बना हुआ पाउडर, थोड़ी मात्रा में हल्दी और गुलाब जल या कच्चा दूध, इनमें को मिला करके इसका लेप उपटन बना करके उपयोग में ले सकते हैं। इस तरह जौ को कई रूप में, मोटापे को कम करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इस जो प्रमेह यानी कि डायबिटीज है वो स्थूलता की वजह से होती है, वजन बढ़ने की वजह से होती है, तो जौ को आहार के रूप में हम काम में ले सकते हैं। इस तरह जौ को यूरिनरी डिजीज में भी काम में लिया जा सकता है। और चूंकि ये चिकनाई को कम करती है तो कोलेस्ट्रॉल के जो गुण है ये प्रकृति की दृष्टि से ठंडा ही होती है, और ठंडा होने की वजह से इसका विशेष तौर पे जो प्रयोग किया जाता है ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। यदि जौ का प्रयोग वर्षा ऋतु में किया जबकि मौसम ठंडा है, और यदि शरद ऋतु में या बिल्कुल बहुत तेज जब ठंड पड़ रही है उस समय यदि किया तो शरीर में कफ डेवलप हो सकता है, शरीर में शीतलता की अधिकता हो सकती है, और ऐसी कंडीशन के अंदर खांसी, अस्थमा, जुकाम, सिर में भारीपन,
इस तरह की तकलीफें हो सकती हैं। तो जो चीज हल्कापन ला रही थी गर्मी की ऋतु में, वो सर्दी में भारीपन ला सकती है उसके ठंडे गुण की वजह से। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जौ का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए ऋतु के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से कई जगह पे ये आहार के रूप में काम में आ रही है, कहीं पे ये औषधि के रूप में काम में आ रही है। गोइटर डिजीज में काम आती है, आपकी स्थूलता में काम आती है, शरीर का जो भारीपन की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसमें काम आती है। तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें आवश्यकता है कि इन चीज़ों का हम ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक इनका प्रयोग करते रहें। तो आपसे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। और जो पहले बताया था कि मोटापे में किन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, कई बार मोटापा आपका खाने पीने की चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद भी नहीं हो पाता है, तो उस समय आयुर्वेद औषधियों की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जा करके अपना तकलीफ बतानी चाहिए, अपना परीक्षण करा लेना चाहिए। वहाँ पे आपकी जो आम पाचन की अवस्था है, तो आम को पचाने की जो दवाइयाँ हैं वो दी जाएंगी और एक आपका सिस्टमेटिक जो रूटीन है वो तैयार किया जाएगा। आपका विहार यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए और आपके भोजन को थोड़ा संयमित तौर पे काम में लिया जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय वैद्य डॉक्टर धीरज जी उपाध्याय साहब का। मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी हमारे इस कार्यक्रम में फिर से कभी कभी आप दर्शकों को लाभान्वित करने के लिए, आयुर्वेद की जानकारियां देने के लिए फिर से उपस्थित होंगे। हमारे इस निवेदन को आपने एक ही बार में स्वीकार किया और यहाँ आना आपने स्वीकार किया। तो स्वामी न्यूज़ की ओर से भी और योग व स्वास्थ्य की ओर से, हमारी ओर से, हम सब दर्शकों की ओर से भी आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि इतनी सुंदर जानकारियां इतने सरल शब्दों में आपने इस अल्पकाल के कार्यक्रम में, आयुर्वेद अथाह भंडार है ज्ञान का, स्वास्थ्य का, लेकिन फिर भी इतने सरल शब्दों में आपने हम सबको लाभान्वित किया। इसके लिए तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं विराम देते हैं, क्योंकि हमारा समय जो है भाग गया, 1 घंटा पूरा हो गया, 1 घंटे से भी अधिक हो गया। तो हमें समय की सीमा का ध्यान रखते हुए शांति पाठ करना होगा। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। कल फिर से 6:30 बजे फिर लाइव मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, नमस्ते, करें योग, रहे निरोग। ओम शाम।